हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते हैं भाषा भारती क्लास 4 के आगे के चैप्टर को। तो आज का ये चैप्टर है नर्मदा की आत्मकथा, जिसमें हम पूरी की पूरी बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, जो कि स्वयं नर्मदा नदी के द्वारा कही गई है। यानी कि इसमें इस प्रकार से समझाया गया है इस चैप्टर में जैसे इन सभी चीज़ों को स्वयं नर्मदा नदी कह रही हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नर्मदा नदी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारत में बहती हूँ, जहाँ नदियों को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। मुझे भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। मैं साल भर अपनी विशाल जल राशि के साथ बहती हूँ। मेरा नाम भी बड़ा अर्थपूर्ण है। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। यानी कि यहाँ पर नर्मदा नदी अपने नाम का अर्थ बता रही है, जिसका अर्थ बताया है नर्म का अर्थ सुख और दा का अर्थ है देने वाली, अर्थात नर्मदा, और नर्मदा का अर्थ जो निकला वह है सुख देने वाली। मेरा एक नाम रेवा भी है, तो एक और नाम बताया गया रेवा। देश की दूसरी प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, पर मैं पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हूँ। ज़्यादातर जो नदियां हैं वह कैसे बहती हैं? पश्चिम से पूर्व, जबकि नर्मदा जो नदी है वह बहती है पूरब से पश्चिम। मेरा वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में है। मेरे जन्म के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकली हूँ। तो इसका जो उद्गम है, यानी कि जहाँ से जो नदी निकलती है उसके स्थान को कहते हैं उद्गम। तो उद्गम जो है वह है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है। मेरा जन्म इसी कुंड से हुआ है। इसका नाम नर्मदा कुंड पड़ गया है। यह भी जाने तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हैं। क्या है? अमरकंटक पहुँचने के लिए कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर पेंड्रा रोड सबसे नज़दीक स्टेशन है। जबलपुर और मंडला नगरों से सड़क मार्ग से भी यात्री यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के स्थान के बारे में बताया गया है। नर्मदा कुंड से निकलकर मैं एक बहुत पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक आती हूँ। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था। यहाँ से मैं एक प्रपात के रूप में नीचे गिरती हूँ। प्रपात यानी कि एक धारा, जलधारा जिसे कहते हैं, वाटरफॉल जिसे कहते हैं, और इस प्रपात का नाम है कपिल धारा। ठीक है, तो ये आगे बहती हुई क्या है, जो नर्मदा नदी है वह एक वाटरफॉल के रूप में नीचे गिरती है, जिसका नाम है उस वाटरफॉल का कपिल धारा। इस आगे चलकर मेरा एक और छोटा सा प्रपात है। यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दुग्ध धारा है, यानी कि दूध धारा है। ठीक है, तो दो जलप्रपात हो गए, कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात, दोनों के दोनों नर्मदा नदी पर है। डिंडोरी और मंडला जिलों से निकलकर मैं जबलपुर में आती हूँ। यहाँ मेरा पाठ काफ़ी चौड़ा हो जाता है, और यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो नर्मदा नदी स्वयं अपनी यात्रा के बारे में वर्णन कर रही है कि कैसे कैसे यह नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर हर जिले में जाते जाते उसकी विशेषता क्या अलग अलग होती चली जाती है। तो जब यह जबलपुर जिले में आती है तो यहाँ पर इसका पाठ जो है वो कैसा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है। मेरे एक ओर विंध्य पर्वत और दूसरी ओर सतपुड़ा पर्वतमालाएं हैं, यानी कि यह दोनों के बीच में बहती है। एक तरफ तो क्या है कि विंध्य पर्वत है और दूसरी ओर क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। इनके बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इनके बीच में कल कल छल छल बहती रहती हूँ। जबलपुर जिले में मेरी धारा को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसका नाम बरगी बांध है। तो याद रखें, जबलपुर में इसके पानी को कंट्रोल करके एक डैम बनाया गया है, जिसका नाम है बरगी डैम, यानी कि बरगी बांध। इससे बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई होती है तथा बिजली भी बनाई जाती है। जबलपुर के निकट मेरी छटा देखते ही बनती है। मैं यहाँ भेड़ाघाट नामक स्थान पर मनमोहक प्रपात बनाती हूँ। नर्मदा नदी एक और वाटरफॉल बनाती है। नीचे गिरती मेरी नन्ही नन्ही बूंदें धुएं जैसी लगती हैं, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा पर है, और किस जिले में है, तो जबलपुर में है। यहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच बहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक स्थान पर धारा इतनी सक्रिय है कि बंदर छलांग लगाकर पार कर जाते हैं, इसलिए इस स्थान को बंदर कूदनी कहा जाता है। यानी कि नर्मदा नदी स्वयं कह रही है कि जगह क्या हो जाता है कि धारा बहुत पतली हो गई है, सक्रिय हो गई है,
जिसकी वजह से इसको बंदर भी क्या है छलांग लगाकर पार कर जाते हैं, इसलिए इस स्थान को क्या कहते हैं बंदर कूदनी कहा जाता है। जबलपुर जिले की उर्वरा भूमि को सींचकर मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती को उपजाऊ बनाती हुई हंडिया और नेमावर नगरों के समीप से गुजरती हूँ। तवा मेरी प्रमुख सहायक नदी है। तो नर्मदा की एक सहायक नदी है, उसका नाम है तवा। खंडवा जिले में मेरे तट पर ओमकारेश्वर नामक पवित्र तीर्थ है। खंडवा जिले के ही पुनासा नामक स्थान पर मुझ पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और 1000 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। तो खंडवा जिले में जो ओमकारेश्वर है वह इसी के तट पर स्थित है। और ओमकारेश्वर की यदि मैं बात करूं तो यह जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं शिव जी के, उनमें से एक है। और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक है उज्जैन में महाकालेश्वर और दूसरा है खंडवा में ओमकारेश्वर। और खंडवा जिले के ही पुनासा नामक स्थान पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है इंदिरा सागर डैम, जो कि खंडवा मतलब नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है खंडवा में। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। कृत्रिम का तात्पर्य मनुष्य के द्वारा बनाया गया तालाब, एक बहुत बड़ा, जिससे बहुत सारी जमीन को क्या है सिंचाई होती है और यहाँ पर 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। मैं आगे बढ़कर धार और बड़वानी जिले में बहती तथा महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाती हूँ। यहाँ मुझ में कई नदियाँ आकर मिलती हैं और मेरा पाट बहुत चौड़ा हो जाता है। जैसे ही नर्मदा नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो इसमें बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से इसका जो बहने का पार्ट है वह कैसा हो जाता है, बहुत चौड़ा हो जाता है। गुजरात में नवगांव नामक स्थान पर मुझ पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो गुजरात में एक डैम बना है नवगांव जगह पर सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा नदी पर ही बना है। मुझ पर बने बांधों से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। यानी कि जब यहाँ पर यह डैम बनाया गया तो कई लोगों को घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। मुझे इसका बहुत दुख है, पर यह संतोष भी है कि इससे लाखों हेक्टेयर जमीन सींची जाएगी, मछली पालन होगा तथा गांव, शहरों और उद्योगों को बिजली मिलेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। यहाँ से आगे मैं समुद्र से मिलने चल पड़ती हूँ। गुजरात के भड़ौत जिले में बिमलेश्वर नामक स्थान पर खंभात की खाड़ी में गिरकर मैं अरब सागर में समा जाती हूँ। तो जहाँ पर कोई नदी गिरती है उसे कहते हैं मोहाना। ठीक है, तो इसका जो गिरने का स्थान जो बताया है गुजरात का भड़ौत जिले में बिमलेश्वर जो जगह है, वहाँ पर यह खंभात की खाड़ी में गिरती हुई अरब सागर में समा जाती है। मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ। मेरे जल में स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है। मेरे भक्त मुझे बहुत पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव व नगर बसे हैं तथा अनेक तीर्थ व दर्शनीय स्थल हैं। मुझे यह बहुत बुरा लगता है कि एक ओर तो लोग मेरी पूजा करते हैं तथा दूसरी ओर मुझ में कचरा, गंदा पानी और मृत प्राणी डालकर मेरा जल प्रदूषित करते हैं। मेरी सच्ची पूजा तो मुझे स्वच्छ बनाए रखना है। यानी कि नर्मदा नदी स्वयं कह रही है कि जहाँ पर तो लोग एक तरफ कहते हैं कि यह नदी बहुत पवित्र है, इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, और दूसरी तरफ वही लोग मुझे अपवित्र करते हैं, जैसे कि कचरा डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं और यहाँ पर मृत प्राणी डालते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना उत्तरदायित्व समझते हुए हमारे संपूर्ण भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें पवित्र रखना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ। प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोक गीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों को श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक माह में श्रद्धा से गाते हुए लोगों की ये पंक्तियाँ मुझे भी अच्छी लगती हैं। नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, ऐसे तो मिली रे, जैसे मिल गया माई और बाप रे। नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। यह जो पंक्तियाँ हैं जो नर्मदा नदी के किनारे पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा कार्तिक माह में गाई जाती हैं। और जब इन पंक्तियों को नर्मदा नदी स्वयं सुनती हैं तो वह कह रही हैं कि मुझे यह सुनती हुए पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कितना प्यार भरा है इस गीत में। लोग मुझसे मिलकर ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे बालक को उसके माता पिता मिल गए हों। लोगों की इस भावना से मेरी आंखें भर आती हैं। लोग हर हर नर्मदे कहकर मेरा जाप करते हैं। मेरी कामना है कि अनंत काल तक बहती रहूं और सबको सुख पहुंचाती रहूं। तो यह जो स्वयं अपनी आत्मकथा कही है,
इस चैप्टर के माध्यम से वह नर्मदा नदी ने अपने बारे में संपूर्ण चीज़ों को बताया है। इस चैप्टर से क्या शब्दार्थ निकलते हैं तो उनको जान लेते हैं। आत्मकथा, आत्मकथा का अर्थ है स्वयं कही या लिखी गई अपने जीवन की कहानी। गर्व का अर्थ है अभिमान। प्राकृतिक का अर्थ है प्रकृति से संबंधित। विशाल का अर्थ है बड़ा। आगमन का अर्थ है आना। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। प्रतीत का अर्थ है मालूम या आभास होना। अर्थपूर्ण का अर्थ है अर्थ से भरा। पाठ का अर्थ है नदी की चौड़ाई। मनमोहक का अर्थ है मन को अच्छा लगने वाला। सकरी का अर्थ है कम चौड़ाई वाली। उर्वरा का अर्थ है उपजाऊ। कृत्रिम का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाई गई। जलाशय का अर्थ है तालाब। मेगावाट का अर्थ है विद्युत मापने की इकाई। हेक्टेयर का अर्थ है 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र या लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र। विस्थापित का अर्थ है एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाना। स्तुति का अर्थ है वंदना या प्रार्थना। कामना का अर्थ है इच्छा। श्रद्धा का अर्थ है आदर भाव। तृप्त करना का अर्थ है प्यास बुझाना या इच्छा पूर्ण करना। चैप्टर से रिलेटेड कुछ ये दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो उनको सॉल्व करते हैं। अमरकंटक किस जिले में है? होशंगाबाद, जबलपुर, अनूपपुर, मंडला। तो हमने पढ़ा था अमरकंटक जो है अनूपपुर जिले में है। जबलपुर जिले में कौन सा बांध है? बरगी बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, तवा बांध। तो जबलपुर जिले में जो बांध बनाया गया है उसका नाम है बरगी बांध। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ खालिस्तान दिए गए हैं जिसमें ये 3 रूप दिए हैं। इनमें से सही शब्द को आपको पहचानना है जो सही शुद्ध वर्तनी है। मैं नर्मदा नदी हूँ, तो नर्मदा शुद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा। भारत में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ इस प्रकार से शुद्ध लिखेंगे। यहाँ एक प्राकृतिक, तो प्राकृतिक ऐसे लिखा जाएगा। पुनाशा खंडवा जिले में है, तो जिले को इस प्रकार से लिखेंगे। जबलपुर की भूमि उर्वरा, उर्वरा को इस प्रकार लिखा जाएगा। ये कुछ वाक्यांश दिए गए हैं जिनके लिए एक शब्द प्रयोग करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताया गया है, ऊंचाई से गिरती पानी की धार जिसे कहते हैं प्रपात। यात्रा करने वाला व्यक्ति कहलाएगा यात्री। और वहाँ स्थान जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं उसे कहते हैं संगम। दर्शन करने योग्य कुछ जगह हो उसे कहते हैं दर्शनीय। ठीक है, तो ये चैप्टर था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमसे जुड़े रहें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।